नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका सुप्रीम सिलेक्शन एकेडमी। दोस्तों, हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। इंडियन पॉलिटी के अंदर हमने देखा था कि हमने पहले देख चुके थे, भारत का एकीकरण हमने पढ़ चुका थे और साथ ही हम भारत की जो भाग फर्स्ट है उसको भी देख लिया था। भारत की नागरिकता के बारे में क्या प्रावधान है उसके बारे में हमने चर्चा कर ली थी। साथ ही हमने देख लिया था भारत के मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, और हम देख रहे थे नीति। अब जो क्लास चल रही थी उसके अंदर हमने देखा था राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसके अंदर हम आर्टिकल 36 के बारे में बात करी थी। 37, 38 और 39 तक हम पढ़ चुके थे। आगे से हम 40 तक पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इन क्लासों की सारी PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है और वहाँ पर जाकर ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पर सारी PDF आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी। साथ ही हम आपके लिए एक विशेष टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, जिसमें आपको मतलब जो टॉपिक पढ़ चुके हैं उन टॉपिकों पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। साथ ही इंडिया करंट अफेयर और राजस्थान करंट अफेयर के लिए भी यहाँ पर शॉर्ट क्लासेज चलाई जा रही है, जिसके अंदर 5 से 10 मिनट की क्लास है। उसमें एक एक टॉपिक पर चर्चा की हुई है। उस टॉपिक पर जो भी टॉपिक है उस पर चर्चा की हुई है, किस प्रकार के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में छप सकते हैं, और इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, पिछले अनुभव के आधार पर कह सकते हैं कि हमने जो भी पढ़ रहे हैं हूबहू क्वेश्चन एग्जाम के अंदर छपने वाले हैं। ये गारंटी के साथ, श्योरिटी के साथ आप बिल्कुल समझ लीजिएगा। अब हम बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी की। तो इंडियन पॉलिटी के अंदर हम आपको एक एक आर्टिकल विस्तृत रूप से बताए हुए हैं, जितने भी आप आर्टिकल पीछे पढ़ चुके हैं। और साथ ही हम आपको ये भी बता रहे हैं साथ के साथ कि पॉलिटी में किस प्रकार के इस टॉपिक से जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, और आगे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में भी हमने चर्चा कर ली थी। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकल 40 के बारे में। हम आर्टिकल 40 किस लिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि महात्मा गांधी का अनुच्छेद कौन सा आर्टिकल कहलाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है जो महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहलाता है, या महात्मा गांधी का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद कहते हैं, तो वो है आर्टिकल 40। वो कौन सा है? आर्टिकल 40। इसे महात्मा गांधी का अनुच्छेद भी कहा जाता है। सबसे पहले हर एग्जाम, नॉर्मल एग्जाम, यदि हम कौन सा भी एग्जाम उठा के देख लो, ये एग्जाम लोअर स्तर से ऊपर स्तर तक पहुंचाता है। जैसे ये एग्जाम आर्मी में भी पूछा जाएगा तो ये एग्जाम UPSC में भी पूछा जाएगा। इस प्रकार का ये एक एग्जाम्पल है। फिर हम बात करें इस आर्टिकल में क्या है। इस आर्टिकल के अंदर क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। हम 73वां और 74वां संविधान संशोधन पढ़े हैं। देखें जो 1992 में हुए 73वां 74वां संविधान संशोधन, उसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार पंचायतों का गठन किया जाएगा। तो जो 73वां संविधान संशोधन है उसके बारे में, यह कहाँ से प्रेरित होकर हमने 73वां संविधान लाया था, वो यहीं से प्रेरित होकर हमने लाए थे कि ग्राम पंचायतों का गठन। फिर हमने वहाँ पर उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। वो आगे हम डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा। क्या उठाएगा? कदम उठाएगा भाई। राज्य ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए कदम उठाएगा, वो साफ साफ इस आर्टिकल में लिख रखा है। फिर है ऐसी शक्तियां और प्राधिकारी प्रदान करेगा कि ग्राम पंचायतों को ऐसी शक्तियां, ऐसी पावर और प्राधिकारी मतलब ऐसे अधिकारी मतलब पावरफुल लोग जिन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है। मतलब कार्य करने के लिए, ग्राम पंचायत को मजबूत करने के लिए शक्ति उनको प्रदान की जाएगी। तो ये कौन से आर्टिकल के अंदर है? ये आर्टिकल है आर्टिकल 40। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो सीधा सीधा आर्टिकल 40। फिर उसके बाद में महात्मा गांधी का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद कहलाता है, तो महात्मा गांधी का अनुच्छेद कहलाता है कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 40। ये आप तक यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 41 के बारे में। जब आर्टिकल 41 पढ़ते हैं तो इसके अंदर देखते हैं कि कुछ दिशाओं में क्या लिखा हुआ है। इसमें आराम से देखिएगा कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन में होगा कि आर्टिकल 41 में क्या क्या होंगे। तो इसके अंदर 3 चीजें, क्या क्या? 3 चीजें इसके अंदर। कौन कौन सी? इसके अंदर है काम, इसके अंदर है शिक्षा और लोक सहायता। क्या? काम देख सकते हो आप आराम से, ये काम। फिर देख सकते हो शिक्षा, एजुकेशन, और ये पब्लिक इंटरेस्ट कि मतलब लोक सहायता। कौन से आर्टिकल में ये चीज़ें शामिल है? तो हम देख चुके हैं कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 41। अब इसके बारे में और विस्तृत रूप में चर्चा करें। राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम करने के लिए, किसके लिए? काम। शिक्षा पाने के लिए, काम करने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी, 3 चीजें। बेकारी, बुढ़ापा
और बीमारी। निःशक्तता तथा अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के लिए अधिकार प्राप्त करने का प्रभावी उपबंध करेगा। क्या? सबसे पहले काम, फिर उसके बाद में शिक्षा। किन कौन कौन? बेकारी, मतलब यह समझ लीजिए कोई आदमी बेकार का काम करेगा, बेकारी, बेकारी मतलब जो काम नहीं कर सकता, बेकारी। फिर उसके बाद क्या? बुढ़ापा, बेकारी काम करेगा तो बुढ़ापा जल्दी आएगा, बुढ़ापा आएगा तो उसकी क्या हो जाएगी? बीमारी हो जाएगी। तो इस प्रकार 3 एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा। क्या छपेगा? कि इनको क्रम से जमाइए, बेकारी, बुढ़ापा और बीमारी। हो जाओगे डाफा चुक कि बेकारी पहले आएगा, बीमारी पहले आएगी, समझ गए? तो इसके लिए सबसे पहले बेकारी, बेकारी करोगे तो क्या हो जाएगा? बुढ़ापा आएगा, और बुढ़ापा में क्या आती है? बीमारी। तो 3 चीज़ें हो गई। कि निःशक्तता, भाई चीज़ें नहीं कर सकता, निःशक्तता मतलब अन्य अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के लिए अधिकार। कौन से आर्टिकल में? सब सीधा सीधा याद रखो कि बेकारी, बुढ़ापा और बीमारी कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल 41 के अंदर। फिर इसके लिए लोक सहायता, कौन सा अधिकार? लोक सहायता पाने का अधिकार किसके अंदर? आर्टिकल 41 के अंदर। फिर और शिक्षा इसके अंदर है, काम 41 के अंदर। समझ गए? अब आर्टिकल 42, पहले हमने आर्टिकल 40 देखा। आर्टिकल 40 के अंदर क्या देखा? ग्राम पंचायतों का गठन। अब देखा हमने आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 के अंदर क्या देखा? कि काम दशा और लोक सहायता पाने का अधिकार, काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, बेकारी, बुढ़ापा और बीमारी। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 42। हम देखते हैं, हम जी राम जी योजना पर एक वीडियो डाला था, उसके अंदर बताया कि यहाँ पर आपको काम, जहाँ काम करोगे वहाँ का आपके छाया की व्यवस्था की जाएगी। तो वो क्या है? वो एक मानवोचित दशाएं हैं। तो इसमें देखिए, काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। क्या है? काम कि आप जहाँ पर भी काम करोगे तो वहाँ पर न्याय संगत व्यवस्था होनी चाहिए, कि आपके वहाँ पर विश्राम करने के लिए जगह होनी चाहिए, आराम करने के लिए जगह होनी चाहिए, और इस प्रकार के कंफर्टेबल जगह होनी चाहिए जिससे आप आराम से काम कर सकते हो। समझ गए? फिर दूसरी चीज़ ये कि मानवोचित दशाएं, कि दशाएं ऐसी हो कि वो मानवों के लिए उचित हो। फिर उसके बाद में महिलाओं, यदि प्रेग्नेंट महिला है तो उससे प्रसूति सहायता प्राप्त, यदि छोटा बच्चा है तो उसके लिए उसे दूधपान करवाने के लिए अलग से जगह हो, इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 42। अभी तक हमने 3 आर्टिकल देखे। आर्टिकल 40 महात्मा गांधी का आर्टिकल कहलाता है, जिसमें ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में चर्चा की थी। फिर आर्टिकल 41 के अंदर हमने बात करी थी काम, शिक्षा और लोक सहायता। फिर हम आर्टिकल 42 में, इसमें क्या कि कोई भी व्यक्ति है तो उसकी मतलब मानवोचित दशाएं क्या होना चाहिए? मानवोचित दशा और न्याय संगत और मानवोचित दशाएं, साथ ही प्रसूतित। एग्जाम में सीधा एग्जाम है कि प्रसूति प्रेग्नेंट महिला के लिए सहायता जो मतलब उसके फेवर के अंदर जो जगह होनी चाहिए वो कौन से आर्टिकल के तहत कार्यस्थल पर ये चीजें होनी चाहिए? तो वो आर्टिकल 42। आर्टिकल 42। फिर 43 में सीधा सीधा कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। मतलब आप यदि काम कर रहे हो, आपने काम धंधे दे रखे हो, तो कम से कम इतना तो होनी चाहिए कि उनकी जो मजदूरी मिले वो निर्वाह मजदूरी हो, कम से कम उनका जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त मजदूरी हो। तो उसके साथ ही और क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? कर्मकारों के लिए काम, निर्वाह मजदूरी कि उसका जीवन यापन चल सके, शिष्ट जीवन स्तर मतलब जीवन स्तर इतना बुरा नहीं हो, अच्छा जीवन स्तर हो उसके लिए, साथ ही अवकाश का संपूर्ण उपभोग कि वो टाइम से टाइम छुट्टियां भी ले सके, एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवसर भी उसको मिल सके। तो ये था हमारा आर्टिकल 43। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल अपना 43। इसके अंदर और क्या क्या? इसमें आपको अवकाश का उपभोग करने की भी चीज़ें दी जाती है, सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ें उसके अंदर भी चीज़ें शामिल है इसके अंदर। तो ये चीज़ें इसके अंदर शामिल है, कर्मकारों शिष्ट जीवन स्तर भी होना चाहिए। तो ये आर्टिकल 43। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 44 की। 43A। 43A क्या कहता है कि भाई आप काम करवाते हो, आप कुछ इंडस्ट्री के मालिक हो, तो आप जो अपने मैनेजमेंट करते हो ना, प्रबंधन करते हो ना, तो प्रबंधन में कहीं ना कहीं आपके कर्मचारी भी शामिल होना चाहिए। ये नहीं कि आप ऊपर से थोप देते हो कि ये काम होना चाहिए और वो काम होने लायक ही ना हो, फिर उस स्थिति में क्या कर पाओगे? तो यहाँ पर सीधी सी बात है, यह क्या कह रहा है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, कि उद्योग के प्रबंध कर रहे हैं उसके अंदर जो वहाँ के मजदूर है वो उसके अंदर मैनेजमेंट के अंदर भाग लेना। अब बात आती है कि कौन से आर्टिकल से जोड़ा गया, कौन से संविधान संशोधन से इस चीज को जो जोड़ा गया 43 से, तो वो जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 43A जोड़ा गया।
समझ गए हो गए यहाँ तक। अब आगे हम बात करें इसके बाद में 43B। पहले हमने पढ़ा 43, उसके बाद में हमने पढ़ा 43A। पढ़ क्या 43A क्या? प्रबंधन में, मैनेजमेंट में मजदूरों की, कर्मकारों की भूमिका। ओके, अब हम बात करते हैं 43B। इसके अंदर क्या है? सहकारी समितियों का बढ़ावा देना। क्या लिखा हुआ? साफ साफ लिखा हुआ, सहकारी समितियों का बढ़ावा देना। अब ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? ये संविधान संशोधन है 97। और कब का 97 संविधान संशोधन कब हुआ? 2011 में। कब हुआ भैया? 2011 के अंदर क्या हुआ? 97 संविधान संशोधन। उसके द्वारा क्या जोड़ा गया? सहकारी समितियों को बढ़ावा देना। क्या जोड़ा गया? सहकारी समितियों का बढ़ावा देना। सहकारी समितियों को स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त कार्यकरण, लोकतांत्रिक नियंत्रण, वैधानिक प्रबंधन को बढ़ावा देना। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि सहकारी समितियों का गठन कौन से आर्टिकल में? तो 43B के अंदर। कौन से के अंदर है? 43B के अंदर। फिर क्वेश्चन आता 43B कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? तो वो जोड़ा गया 97। ये संविधान संशोधन कब हुआ? ये 2011 के अंदर हुआ। कब हुआ? 2011 के अंदर। यहाँ तक चीज क्लियर। अब हम आर्टिकल पढ़ते हैं 44। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल है 44। इसमें क्या है? समान सिविल सहायता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब एक दो चीजें होती हैं, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। एक तो होते हैं दीवानी मामले, जिन्हें हम बोलते हैं सिविल मामले। एक होते हैं फौजदारी, जिन्हें हम बोलते हैं आपराधिक मामले। जब हम बात करते हैं आपराधिक मामलों की या फौजदारी मामलों की, तो इनके अंदर भारत के अंदर कानून जो सभी वर्ग है, सभी धर्म है, उनके लिए समान है। परंतु सिविल या दीवानी मामले की बात करें, सिविल या दीवानी मामले मतलब जिससे तलाक से संबंधित है, या फिर जो अपनी संपत्ति किसके नाम होगी, मतलब उत्तराधिकारी से संबंधित जो मामले हैं, उन मामलों की बात करें तो वहाँ पर सभी धर्म के लिए अलग अलग अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। हम बात करें 3 तलाक की बात करें तो 3 तलाक हिंदू धर्म में तो नहीं है, केवल एक मुस्लिम धर्म में है। तो ये कौन सी चीज़ में शामिल है? ये एक दीवानी या सिविल मामले में शामिल है। तो इसके लिए सबके लिए अलग अलग कानून अपने हिसाब से बने हुए। जैसे मुस्लिमों के लिए मुस्लिम लॉ बना हुआ है, मुस्लिम वक्फ लॉ। उसी के हिसाब समान मतलब सभी धर्मों के लिए, सभी वर्गों के लिए समान कानून करने के लिए एक समान सिविल संहिता, जिसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सिविल कोड। अब हम सिविल कोड की बात करें तो ये कौन से आर्टिकल में? 44। अभी तक भारत के 2 राज्य जहाँ पर ये लागू हो चुका है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए वो भारत के 2 राज्य कौन से हैं जहाँ पर यूनिवर्सल सिविल कोड लग चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लग चुका है, यूनिफॉर्म सिविल कोड लग चुका है। कौन से आर्टिकल 44 के अंदर है? वो 2 राज्य कौन से? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इसके अंदर क्या है? भारत के सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त करने का प्रयास रहेगा। मतलब सभी धर्मों के लिए तलाक की व्यवस्था जो है सभी धर्मों के लिए समान होनी चाहिए। उत्तराधिकारी का जो चयन है वो सभी धर्मों के लिए चीज़ें समान होनी चाहिए। इस प्रकार जो कानून बनाए गए वो सब समान होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 45। इसके अंदर है कि कोई भी बच्चा 6 वर्ष से कम आयु का, क्या 6 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा है जिसकी प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा का उपबंध के बारे में इसमें दिए गए। ये कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया? 86। कब जोड़ा गया? 2002 में। हम जब मूल अधिकार पढ़ रहे थे उसके अंदर हम आर्टिकल 21 पढ़ा था, आर्टिकल 21A पढ़ा था। उसके अंदर हमने देखा था कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा का प्रबंध है जो मूल अधिकार के अंदर शामिल है, और वो भी 86 संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। यहाँ पर हम बात करते हैं 45। इसके अंदर क्या है? 0 से 6 वर्ष। इसके अंदर क्या है? 0 से 6 वर्ष है, उसकी जो बाल्यावस्था है उसकी देखरेख के लिए जो प्रबंध किए गए वो इसमें है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा ये जोड़ा गया। 0 से 6 वर्ष। यहाँ तक चीज क्लियर होगी? ये 45 क्लियर हो गया। अब बात करते हैं 46। 46 की सीधी सी बात करें, इसके अंदर है अनुसूचित जाति, SC, ST एवं अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा, अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि एवं सामाजिक न्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से उसकी सुरक्षा करना। मतलब SC ST की शिक्षा, SC ST की शिक्षा और उनके हितों की अभिवृद्धि के लिए अन्य कोई ऐसा दुर्बल वर्ग, SC ST
उसके अलावा ऐसा कोई दुर्बल वर्ग उनके हितों की सुरक्षा के लिए, उनकी शिक्षा के लिए, सामाजिक न्याय और अन्य प्रकार की उनकी जो शोषण हो रही है उनकी रक्षा करने के लिए ये आर्टिकल दिए गए। कौन सा? 46। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 46। अब बात करते हैं हम 47। कौन सा आर्टिकल? 47। अब हम कई बार देखते हैं कि राज्य सरकारें मिलावट करते हैं खाद्य सामग्री में, उसके खिलाफ कुछ कार्य कर रही है। कई बार हम देखते हैं पर्यावरण से प्लास्टिक पॉल्यूशन पर रोक लगा रही है और अन्य चीज़ों पर छापेमारी कर रही है। तो वो किस कारण कर रही है? और कहीं कह रही है कि योगा करो, क्यों कह रही है वो सरकार? कुछ तो रीजन होगा वो चीज़ बोलने का, उसके पीछे का रीजन है आर्टिकल 47। उसमें क्या? पोषाहार स्तर। भाई आप जो भी खाना खा रहे हो उसका जो पोषाहार स्तर है, साथ ही जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए, लोक स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य। अब राज्य का कर्तव्य उसमें क्या है कि राज्य मादक पदार्थ पे, हम कई राज्यों में देखते हैं कि शराब बैन है और कई राज्यों में शराब बैन नहीं है। उन राज्यों ने शराब बैन की है तो वो किस चीज़ को सोच के बैन की है? उनको बैन करने का अधिकार कहाँ से मिला? उनको बैन करने का अधिकार मिला आर्टिकल 47 से। क्या? कि मादक पदार्थ पे और स्वास्थ्य हानिकारक औषधियों और औषधियों के प्रयोजन से विभिन्न उपयोग के प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा। मतलब साफ साफ लिखा है भाई आप बंद कर सकते हो। किसको? शराब को बंद कर सकते हो। ऐसे कोई भी मादक पदार्थ जिससे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़े उसको बंद कर सकते हो। प्लास्टिक को बंद किया, इसी के तहत किया हमने राज्य सरकारों ने। तो ये आप देख सकते हो एग्जाम में कई बार आ सकता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर, इनसे संबंधित राज्य सरकार को पावर है। वो कौन से आर्टिकल के तहत है ये पावर? वो आर्टिकल के तहत है 47। कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 47। अब हम बात करें आगे 48। अब हम देखते हैं कि कई बार राज्य सरकार कृषि के अंदर नवाचार करने का प्रयास करती है, कृषि के अंदर नवाचार लाने के लिए काम करती है। तो वो किसके तहत करती है? वो करती है आर्टिकल 48 कृषि एवं पशु। हमने देखते हैं कि कईयों गायों के लिए उनके संरक्षण के लिए अलग अलग सेंटर बना रखे हैं, पशु संरक्षण के लिए अलग सेंटर, बकरी के संरक्षण के लिए अलग सेंटर बना रखा है, भेड़ों के लिए अलग है, ऊँटों के लिए अलग। तो ये संरक्षण, ये सेंटर बनाने का जो सरकार है उसके पास कहाँ से ये चीज़ें आती है? ये आर्टिकल बता रहे हैं। उनको क्या बता रहा है आर्टिकल 48 कि आप कृषि और पशुपालन में आप नवाचार कीजिए। हमने देखा अभी कुछ सालों पहले भारत सरकार ने कृषि से संबंधित अधिनियम लाए थे। वो किसके तहत लाए थे? वो इस अधिनियम के तहत वो लाए थे। इसमें देखते हैं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन संबंधित आधुनिक वैज्ञानिक प्रणालियों को गठित करने का प्रयास करेगा। आर्टिकल में साफ साफ लिखा हुआ कि कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जो भी आधुनिक और वैज्ञानिक पद्धति है, प्रणाली है, वो लेके आएगा। साथ ही गायों, बछड़ों और अन्य दुधारू एवं वाहन पशुओं की नस्लों में परिरक्षक सुधार के लिए एवं वध का प्रतिबद्ध करने। हमने देखा था कि जो ऊँट है, ऊँट को हमने किसका दर्जा दे दिया? राज्य पशु का दर्जा दे दिया। ऊँट को राज्य पशु का दर्जा देने का फायदा क्या होगा कि उनको संरक्षण, उनका वध नहीं कर सकते, उनके संरक्षण के लिए राज्य सरकार बढ़ावा देगी। तो कौन से आर्टिकल के तहत ये चीज़ की गई है? समझ पा रहे हो? ये आर्टिकल है 48। कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है 48। अब हम बात करते हैं 48A। क्या है 48A? कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों के। ये कौन से आर्टिकल के संविधान संशोधन से जोड़ा? 42 से। और कब जोड़ा गया? 1976। क्या जोड़ा गया? पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। चीजें समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर? ओके। तो ये है 48A। अब हम बात करते हैं 49। जब 49 की बात करें तो इसमें साफ साफ लिखा है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। हम देख रहे हैं राजस्थान के अंदर अभी सरकार है ना, पनोरमा स्थापित कर रही है। क्या कर रही है? पनोरमा स्थापित कर रही है। अलग अलग स्थानों पर पनोरमा बना रही है। तेजाजी की पनोरमा बना रही है, कहीं पाबूजी की पनोरमा बना रही है, और इसी प्रकार देवी देवताओं की पनोरमा बना रही है। सांस्कृतिक धरोहर, इन चीज़ों को सुरक्षित कर रही है। तो वो क्यों कर रही है? उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है 49। क्या बोल रहा है उनको? राष्ट्रीय महत्व के कोई भी स्मारक है, स्थान है और वस्तुओं का संरक्षण। हम देखते हैं डाक टिकट जारी हो रहे हैं कि उस वस्तु को हमारी जहन में रहे, इसलिए उस पर डाक टिकट जारी करते हैं। इस प्रकार हम कई स्थानों को हमने
राष्ट्रीय महत्व के स्थान घोषित कर रखे हैं, वहाँ पर प्रवेश निषेध है कि वो बचे रहे। तो इस प्रकार ये 49। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 क्या बताता है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथककरण। आपने ये चीज़ें देखी होगी कि कार्यपालिका, एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि एक तो होती है कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका, और एक होती है व्यवस्थापिका। तो हम इनकी बात करें, सबसे पहले हम व्यवस्थापिका की बात करें। व्यवस्थापिका क्या होती है? व्यवस्थापिका मतलब जो संसद या विधानमंडल है, वो तो क्या है? व्यवस्थापिका मतलब व्यवस्था करने वाले। फिर कार्यपालिका, सरकार। यदि हम पूछे सरकार किस में आती है, तो सरकारें आती है, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो किसके अंदर आएगी? वो आएगी कार्यपालिका, मतलब कार्य करने वाली कार्यपालिका। मतलब व्यवस्थापिका ने नियम बनाए, उनको इम्प्लीमेंट करने वाले वो कौन होंगे? वो होंगे कार्यपालिका। साथ ही न्यायपालिका, कार्यपालिका ने, व्यवस्थापिका ने जो नियम बनाया वो नियम सही बनाया या गलत बनाया, व्यवस्थापिका वो कार्यपालिका उसका अनुसरण, व्यवस्थापिका ने जो नियम बनाए उनका कार्य क्रियान्वयन किस प्रकार कर रही है उस पर नजर रखने के लिए कौन बेटा? न्यायपालिका। तो इसमें यह कह रहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, क्या लिखा है? कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण मतलब आप अलग अलग रहेगी, आपस के अंदर किसी प्रकार का अलग अलग पृथक्करण रहेगी, मतलब आपस में कमेंट नहीं कर सकते। उनकी जो कार्य प्रणाली है, कार्य पर कमेंट कर सकते, पर जो कार्य करने का तरीका है, जो नियम बना रहे उनका तरीका, उस पर आप कमेंट नहीं कर सकते, डायरेक्ट बता रहा है। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक्करण ये कौन से आर्टिकल में है? तो भाई साहब ये आर्टिकल 50 में। कौन से के अंदर? आर्टिकल 50 के अंदर। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 51। इसमें क्या है? अंतर्राष्ट्रीय। अब हमने तो न्यायपालिका कार्यपालिका बिठा दी, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, किस स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए आर्टिकल है। इसके अंदर 4 है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाई शांति बनी रहे, शांति के अंदर अभिवृद्धि हो, वृद्धि हो, किसके अंदर? शांति के अंदर, अशांति के नहीं, शांति के अंदर अभिवृद्धि हो, बढ़िया। वो कौन सा? आर्टिकल 51। फिर इसके बाद में राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंध। फिर उसके बाद में सी, इसके अंदर ये बताता है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संधि और समझौते होते हैं उनको हम लागू करेंगे। तो ये था आर्टिकल 40 से आर्टिकल 51 के बीच, हमने एक एक आर्टिकल के बारे में बात की। अब नेक्स्ट क्लास लाएंगे, उसके अंदर आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक। अब आप पढ़ लिया, फिर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज हो जाओगे कि आर्टिकल आपस में एक दूसरे में घुस जाएंगे। 47 के 48 बताओगे, 48 के 46 बताओगे, तो इसका सॉल्यूशन भी हमारे पास उपलब्ध है। वो सॉल्यूशन आपको अगली क्लास में मिलेगा। अगली क्लास में आपको डिटेल से सारा आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक बाई टू बाई एक एक आर्टिकल मुंह पर याद करवा दें। कैसे करवाओगे? एक कहानी आपको याद करनी, एक गांव का राजा और रानी की कहानी याद करेंगे। राजा रानी की कहानी याद है तो इसका मतलब नीति निर्देशक तत्व याद है। जैसे हमने आर्टिकल 1 से 11 की चर्चा की थी, उसके अंदर एक IPS की कहानी पढ़ी थी, आर्टिकल 1 से 11 तक हमें एक लाइन में याद हो गई थी। आर्टिकल 12 से हमने फिर भी 12 से 18 तक भी देखा था, उसके अंदर भी हमने एक लाइन याद करी थी और आर्टिकल याद हो गए थे। इसी प्रकार आगे हम आर्टिकल 36 से 51 तक एक कहानी पढ़ेंगे और सारे आर्टिकल आपको याद हो जाएंगे, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो वो क्लास ज़रूर देखिए। ये क्लास भी आपने, उम्मीद करता हूँ पूरी क्लास देखी होगी। सारा कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी। कई बार चीज़ें क्या होती है कि अपन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं और सीधा उन चीज़ों को ट्रिक पर पढ़ते हैं, तो वो थोड़ा सही नहीं होता। इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है। कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद चीज़ें याद नहीं होती तो हमें ट्रिक पर फोकस करना चाहिए। तो यहाँ कैसी लगी क्लास, और यदि इस क्लास से संबंधित कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और क्लास से संबंधित जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया हुआ है, उस पर PDF मिल जाएगी। करंट अफेयर के लिए भी इस सुप्रीम सिलेक्शन को आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।